हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पे। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। तो प्रस्तुत हूँ फिर आज आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर। और ये प्रैक्टिस हम लोग कर किसके लिए रहे हैं? तो भाई जो आज की प्रैक्टिस अपनी चल रही है, अभी जो अपनी प्रैक्टिस चल रही है, ये MP टेट वर्ग 2 मेंस के लिए चल रही है। और किसके लिए? BPSC TRE 4.0 के लिए। ये साइंस बायोलॉजी की प्रैक्टिस है अपनी। किसकी प्रैक्टिस है? साइंस, और स्पेशली अगर देखा जाए तो बायोलॉजी की प्रैक्टिस है। कल हम लोगों ने पहली प्रैक्टिस की थी, आज दूसरी प्रैक्टिस होगी अपनी। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और उसके पहले आप लोगों के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा BPSC TRE 4.0 के लिए एक बैच चल रहा है साइंस 9-10 वर्ग के लिए। तो जिन्होंने अभी तक कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए यहाँ संस्था का नीचे दिया गया है 2 नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेलीग्राम का QR दिया गया है, आप इसे भी स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स और यहाँ पर जो भी मैटर मिले वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। और कोर्स वैलिडिटी कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर 1 ईयर की होगी। ठीक है भाई, चलिए हम प्रोवाइड आपको क्या करेंगे, तो हम लाइव क्लास आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। क्लास नोट्स है, PDF नोट्स है, डाउट सेशंस है, टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर है, बहुत सी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और इसके बाद आप लोग के लिए भाई एक और इन्फॉर्मेशन, जैसे आप लोग को पता है कि टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर डेली हम लोग कोर्स ऑफ द डे करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें डेली आपको किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर कुछ ऑफर्स दिए जाएंगे। जैसे कि आज का जो कोर्स ऑफ द डे है वो PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए है, और आज की जो ऑफर प्राइस रखी गई है वो है 1999 रुपये। ठीक है भाई, और जो ऑफर की वैलिडिटी है ये 24 आवर्स है, मतलब 24 घंटे है, और कोर्स की वैलिडिटी आपकी 1 साल की होगी। इसमें आपको प्रोवाइड क्या करेंगे हम लोग? तो रिकॉर्डेड क्लास होगी, प्रैक्टिस क्लास होगी, डाउट सेशंस होंगे, एडवांस नोट्स होगा। ठीक है भाई, तो अब आपकी तैयारी में पैसा नहीं बनेगा बाधा, इसलिए कोर्स ऑफ द डे लेकर आते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला। अब देखिए टीचर्स एकेडमी कि प्लेटफॉर्म पे कितने कोर्सेस हम अवेलेबल कराते हैं, तो उसकी अगर जानकारी लें तो असिस्टेंट प्रोफेसर GS के लिए, दिल्ली SSSB GS के लिए, BPSC GS हो गया, NVS GS हो गया, और TGT PGT LT GIC दिल्ली SSSB GDC UKLT BPSC NET JRF GDC GS B स्टेट मतलब बिहार स्टेट है भाई, टेट है, CTET है, स्टेट है, GIC GS है, KVS है, NVS MPPSC, असिस्टेंट प्रोफेसर NET JRF पॉलिटिकल साइंस हिंदी के लिए। ये इतने कोर्सेज, जितने कोर्स आपको स्लाइड पर दिख रहे हैं, ये सब सारे कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, और इसके बाद बहुत ही विशेष जानकारी, जिन्होंने अभी तक टीचर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पर एक QR दिया गया है, आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर या इस QR को स्कैन करके टीचर्स एकेडमी का आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का और लेते हैं हम लोग पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर इन द oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में महीनों या वर्षों में संपन्न होती है? गुड मॉर्निंग आप सभी को, स्वागत है आप सभी का भाई। सभी लाइक करें प्लीज। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं आप लोग लाइक कर सकते हैं। तो पहला सवाल आप लोग के सामने है, स्वागत है आप सभी का। आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या होगा भाई। तो निकिता जी का आंसर आ गया है डिप्लोटीन, और भाई सूची जी का आंसर आया है, महबूब आलम का आंसर आ गया है डिप्लोटीन स्टेज। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो लेप्टोटीन में होता क्या है? आप बोलेंगे सर यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर जो होता है ये लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर दिखता है या थ्रीड लाइक क्रोमेटिन फाइबर देखने को मिलता है? तो यहां पर आपको क्रोमेटिन फाइबर थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसा दिखेगा? थ्रीड लाइक दिखेगा, धागे के जैसा दिखेगा। ठीक है, नाम ही है लेप्टोटीन। ठीक है भाई, पैकिटीन में क्या होगा? आप बोलेंगे सर यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, यहां पर आपका क्रॉसिंग ओवर होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। क्या बनेगा भाई? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा। जवाब आप लोग के बहुत बढ़िया आ रहे हैं। अगला, डिप्लोटीन स्टेज में होता क्या है? तो आप बोलेंगे सर डिप्लोटीन स्टेज में ही कुछ वर्टिब्रेट्स में देखो होता क्या है, मियोसिस महीनों या सालों तक किस वर्टिब्रेट में, कुछ वर्टिब्रेट्स के oocytes में क्या होती है? अरेस्ट हो जाती है। तो वो स्टेज क्या होता है? तो आप बोलेंगे डिप्लोटीन स्टेज होगा। बिल्कुल सही है। डाइकाइनेसिस में क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर डाइकाइनेसिस में
डाइकाइनेसिस में होगा क्या, यहां पर आपका टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा होगा, जो कैजमेटा बना था डिप्लोटीन में उसका टर्मिनलाइजेशन यहां पर हो जाएगा। तो आंसर तो आपका डिप्लोटीन बनेगा और करेक्ट भी है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, द पायनियर स्पीसीज इन हाइड्रार्च सक्सेशन। जलारंभी अनुक्रमण में पायनियर पुरोगामी जातियां हैं। सवाल आपके सामने है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भाई, जवाब दीजिए आप लोग। जुगाड़ू चंद्र जरूर, क्या हुआ भाई, लाइक एवरीवन। अच्छा चलिए, स्पाइरीम स्टेज, हाँ बिल्कुल आप स्पाइरीम स्टेज बोल सकते हैं लेप्टोटीन को। यहां हम लोग देखते हैं ना अपने सामने सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पायनियर स्पीसीज की बात कर रहा है। बताइए पायनियर स्पीसीज इन हाइड्रार्च सक्सेशन, किस सक्सेशन की बात कर रहा है भाई, हाइड्रार्च सक्सेशन की बात आपसे कर रहा है। हाइड्रार्च सक्सेशन में पायनियर स्पीसीज कौन सा होगा, पायनियर स्पीसीज कौन सा होगा, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म होंगे, सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट होगा, फाइटोप्लैंक्टन होगा कि फिलामेंटस एल्गी होगा। आप बोलेंगे सर हाइड्रार्च कंडीशन में फाइटोप्लैंक्टन जो होता है यही क्या होता है, यही पायनियर स्पीसीज होता है। यहां मैं लिख रहा हूं हाइड्रार्च, यहां मैंने लिखा हाइड्रार्च, यहां लिख दिया जीरार्च, यहां लिख दिया जीरार्च। अब बताइए दोनों में पायनियर स्पीसीज कौन होगा। आपने हाइड्रार्च में फाइटोप्लैंक्टन बता दिया है, हाइड्रार्च में आपने फाइटोप्लैंक्टन बता दिया है भाई। अब मुझे जानना क्या है, जीरार्च कंडीशन के बारे में जानना है। जीरार्च कंडीशन में प्राइमरी स्पीसीज क्या होगा, जीरार्च कंडीशन में पायनियर स्पीसीज क्या होगा। डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, हाँ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा, बिल्कुल भाई। चलिए यहां पर बताइए जीरार्च कंडीशन में क्या होगा भाई, पायनियर स्पीसीज। जवाब तो यहां पर फाइटोप्लैंक्टन आप लोगों का आ गया है हाइड्रार्च में। जीरार्च में बताइए रॉक के कंडीशन में पायनियर स्पीसीज क्या होगा, रॉक पे सबसे पहले क्या आता है, जवाब दीजिएगा भाई। जीरार्च कंडीशन की बात हम कर रहे हैं, हाइड्रार्च बिल्कुल, हाइड्रार्च ये जेरिक कंडीशन की बात हो रही है, हाइड्रार्च में तो आंसर अपना आ गया है। तो आप बोलेंगे सर जीरार्च कंडीशन में लाइकेन होगा पायनियर स्पीसीज, क्या होगा, लाइकेन होगा, लाइकेन पायनियर स्पीसीज होगा जीरार्च कंडीशन में। और चाहे जीरार्च हो, चाहे हाइड्रार्च हो या जीरार्च हो, ये दोनों मेजिक कंडीशन की तरफ जाएंगे, मतलब मीसार्च की तरफ बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग ललिता जी। चलिए भाई, तो यहां पर आंसर अपना बना क्या, आप बोलेंगे सर आंसर बन जाएगा सी, सेकंड का आंसर सी बनेगा। और यहां पर जीरार्च कंडीशन में लाइकेन पायनियर स्पीसीज होगा। अगर लाइकेन नहीं दिया होगा तो आप लोग यहां पर मॉसेस भी कर सकते हो। यहां पर अगर लाइकेन प्रेजेंट नहीं है तो आप मॉसेस को आंसर मार के आइएगा, बेधड़क आंसर आपका करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया भाई, लाइकेन पायनियर कंडीशन होगा बट जीरार्च कंडीशन के लिए, बैरन रॉक के लिए, अबेंडेंट रॉक के लिए, ठीक है ना। चलिए बड़ी अच्छी बात है, जवाब आप लोग के बहुत सुंदर आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल आपके सामने, द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। आइए भाई, करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। ऑर्गेनिज्म विद रेफरेंस टू देयर एस्टिमेटेड नंबर, उसके नंबर के बेसिस पर, फाउंड इन अमेजन फॉरेस्ट, जो कि अमेजन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए जीवों की अमेजन जंगल में उनकी आंकलित संख्या के संदर्भ में सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करिए। यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दिया गया है, कौन कितने नंबर में होगा इसको आपको करना क्या है, इसको आपको अरेंज करना है। आप बोलेंगे सर यहां पर सबसे ज्यादा नंबर पाया जाएगा इनवर्टिब्रेट का, जो कि होगा 1,25,000 से ज्यादा। इनवर्टिब्रेट का नंबर होता है 1,25,000 से ज्यादा, ठीक है। अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है। अब इसके बाद प्लांट का नंबर होता है जो कि मोर देन 40,000 होते हैं, मोर देन 40,000 होंगे सर। इसके बाद नंबर आ जाएगा फिशेस का, जिनकी संख्या 3,000 होती है, ठीक। इसके बाद नंबर आएगा सर बर्ड्स का, इसके बाद सर नंबर आ जाएगा बर्ड्स का, जो कि पाए जाते हैं 1,300। कितने बर्ड्स पाए जाते हैं, 1,300 पाए जाते हैं। और स्तनधारी आपके कितने होंगे, आप बोलेंगे सर 427 मैमल्स हो जाएंगे या एम्फीबियंस भी हो सकते हैं। अगर रेप्टाइल्स की बात की जाए तो वो होंगे 378, 378। अब इसको अरेंज करिए आप, सबसे ज्यादा नंबर किसका, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो इसलिए सबसे पहले ज्यादा नंबर वाले को रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका आएगा सेकंड, सेकंड के बाद आपका कौन सा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है।
सेकंड के बाद आपका आ गया फर्स्ट, इसके बाद क्या आएगा, थर्ड आ रहा है, देन आपका आ रहा है थर्ड, उसके बाद आपका आ रहा है फिफ्थ, और फिफ्थ के बाद आपका आ रहा है फोर्थ। ये आपका क्या है, ये एक हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया, सेट कर लिया इन चीजों को। तो सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड फोर्थ, आंसर आपका बन जाएगा डी। आंसर बनेगा भाई डी। आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। यहां पर हमने नंबर बता दिए, डिसेंडिंग ऑर्डर बता दिया, बहुत अच्छे। 427 मैमल्स होते हैं, 378 आपके क्या होते हैं, आप बोलेंगे सर रेप्टाइल्स होते हैं। जितने मैमल्स हैं उतने एम्फीबियंस भी पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्लांट्स 40,000 होंगे, 4,000 नहीं होंगे। यहां तक चीजें क्लियर है, सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी की है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहां मैचिंग का सवाल है, आइए मैच कराते हैं। थोड़ा सा यहां पर आपको अरेंज करना पड़ेगा चीजों को। यहां पर ये H+ एक्यूमुलेशन लिखा है, हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेशन लिखा है, ठीक है भाई। आइए मैच कराते हैं। हाँ बाइक की चाबी इसमें होगी, ऊपर वाले। चलिए यहां पर पहला कंडीशन हो जाएगा अपना पोरिन्स। हाँ ये यहां पर हो जाएगा पोरिन्स, देन हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन, हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेशन, रिस्पायरेशन। इधर दिए गए हैं भाई, गुड मॉर्निंग जानकी जी, गुड मॉर्निंग है भाई। चलिए इधर दिया गया है लिस्ट एक, इधर उसके कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं। बताइए पोरिन्स कहां पर पाया जाएगा। आप बोलेंगे सर पोरीन पाया जाता है ह्यूज पोर इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन देखने को मिलता है। तो ये वाला मैच कर गया फोर्थ से, ए वाला मैच किया फोर्थ से। लेग हीमोग्लोबिन क्या होगा, आप बोलेंगे सर पिंक कलर का नोड्यूल, पिंक कलर नोड्यूल को ये बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का एक्यूमुलेशन कहां होगा, आप बोलेंगे सर ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में हाइड्रोजन आयन का एक्यूमुलेशन होगा। और रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस होगा, आप बोलेंगे सर ये एम्फीबोलिक प्रोसेस होगा। मतलब एम्फीबोलिक का मतलब है यहां पर एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों प्रोसेसेस होंगे। बहुत अच्छी बात है भाई। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और क्या हो सकता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तीनों चीजें हो सकती हैं, बट यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। मैच करा के देखते हैं भाई, मैच करा के देखते हैं हम लोग। ए वाला मैच किया फोर्थ से, बी वाला फर्स्ट से। ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा और डी का थर्ड हो जाएगा। योर आंसर गोज टू बी। आपका आंसर होगा क्या भाई, आप बोलेंगे सर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं भाई, शायद यहां तक चीजें क्लियर हो गई हो। हाँ बहुत बढ़िया, शायद यहां तक चीजें क्लियर हो गई हो। अगला सवाल, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पांचवा सवाल है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज एन एडेनिन डेरिवेटिव। कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर एडेनिन डेरिवेटिव है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि नियंत्रक एक एडेनिन व्युत्पन्न है। एडेनिन डेरिवेटिव कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर होगा। यहां पर आपके सामने चार नाम दिए गए हैं। यहां पर प्रणाम सर जी, हाँ प्रणाम भाई। चलिए यहां पर चार नाम आपके सामने लिखे गए हैं, बताइए एडेनिन डेरिवेटिव कौन सा होगा। आप बोलेंगे सर ऑक्सिन की बात करें तो ये तो इंडोल कंपाउंड होता है। क्या होता है, इंडोल कंपाउंड होता है, ये आपका होगा इंडोल कंपाउंड। और अगर इथाइलिन की बात करें तो सर ये गैसियस होता है, ये गैसियस होता है। सर एब्सिसिक एसिड की बात कर लें तो ये कैरोटिनाइड कंपाउंड होगा, ये कैरोटिनाइड डेरिवेटिव होगा, ये कैरोटिनाइड्स डेरिवेटिव होगा। और साइटोकाइनिन आपका एडिनिन डेरिवेटिव होगा, ये आपका होगा एडिनिन डेरिवेटिव। कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं भाई, तो आंसर आपका बन जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपका होता है एडिनिन डेरिवेटिव, तो आपका आंसर बनेगा बी। बहुत लोगों का आंसर डी आ रहा है, डी नहीं होगा भाई। एडिनिन डेरिवेटिव आपका साइटोकाइनिन होता है। आपका एब्सिसिक एसिड जो होता है जिसे हम लोग एबीए बोलते हैं, ये कैरोटिनाइड डेरिवेटिव होता है, कैरोटिनाइड डेरिवेटिव होता है। सो योर आंसर गोज टू बी। आपका आंसर बी होगा भाई, डी नहीं करना है, आंसर आपका बी होगा, डी नहीं करना है, ठीक है, डी नहीं करना है। ऑक्सिन इंडोल कंपाउंड का बना हुआ है, इसलिए तो बोलते हैं हम लोग आईबीए, आईए, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। यहां तक चीजें क्लियर हुई। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन,
द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। बताइए फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में कौन से टिश्यू पाए जाएंगे? नट की फलभित्ति में प्रायः किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? बताइएगा भाई। हाँ बहुत अच्छे, स्ट्रेस हार्मोन होता है ABA। यहां पर आपके सामने जो सवाल लिखा गया इसे देखिए, किस टाइप का टिश्यू कॉमनली पाया जाएगा फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में या नट के फल भित्ति में? जवाब दीजिए, जवाब चाहिए मुझे भाई। आप बोलेंगे सर पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे। इनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी लॉस हो चुकी है, बट ये डी डिफरेंशिएशन में जाकर फिर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर कुछ लोगों का आंसर सी आ रहा है, स्क्लेरेनकाइमा आ रहा है, बट जब हम लोग स्क्लेरेनकाइमा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां पर फाइबर पढ़ने को मिलता है और स्क्लेराइड पढ़ने को मिलता है। फाइबर पढ़ने को मिलता है और स्क्लेराइड पढ़ने को मिलता है, स्क्लेराइड्स पढ़ने को मिलते हैं। तो यहां पर फाइबर और स्क्लेराइड पढ़ने को मिलता है और फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में पाया क्या जाता है? तो आपका जवाब होगा सर स्क्लेराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? स्क्लेराइड पाया जाता है। यहां स्पेसिफिक कर दिया है चीजों को, यहां चीजों को स्पेसिफाई कर दिया है कि फ्रूट वॉल ऑफ नट हो गया, पल्प ऑफ ग्वावा, पियर, सपोता हो गया, टी की लीव्स हो गई, इन सब जगहों पर आपका स्क्लेराइड्स पाया जाएगा, इन सब जगहों पर आपका स्क्लेराइड्स पाया जाएगा। सीड कोट ऑफ लेग्यूम हो गया, वहां पर भी स्क्लेराइड्स देखने को मिलेगा। तो आंसर आपका डी होगा, आंसर आपका डी होगा। स्पेसिफाई किया है चीजों को, यहां पर चीजों को क्या कर दिया है? स्पेसिफिक कर दिया है, विशिष्ट बना दिया है। आंसर आपका बन जाएगा डी। स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर और स्क्लेराइड्स हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोगों को बहुत ही बेहतर ढंग से पता है। चलिए भाई, हाँ अगर स्क्लेराइड नहीं होता है तो आपका आंसर स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा, बट अगर स्क्लेराइड है तो आपको आंसर स्क्लेराइड ही करना होगा। बिल्कुल अनुराधा जी, अगर स्क्लेराइड नहीं दिया है देन आप जा सकते हो यहां पर भाई दृढ़ ऊतक पर, स्क्लेरेनकाइमा पर, बट अगर स्क्लेराइड है तो आपको ये आंसर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पर आइए। एस्टिवेशन की बात हो रही है, देखते हैं हम लोग। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में इम्ब्रिकेट, वाल्वेट, वेक्सिलरी ट्विस्टेड, कैलोट्रॉपिस, कैसिया, कॉटन बीन। आइए इसे मैच करा के देखते हैं। गुड मॉर्निंग उमा जी, आइए मैचिंग कराते हैं भाई, मैच कराते हैं चीजों को। आप बोलेंगे सर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जो होता है ये देखने को मिलता है कैसिया में और गुलमोहर में। कहां पर भाई? कैसिया और गुलमोहर में। कैसिया और गुलमोहर में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा, ग्वावा में वाल्वेट हो जाएगा। वेक्सिलरी आपका देखने को मिलेगा बीन में, और आप बोलेंगे सर पी भी हो सकता है यहाँ पे। और आपका ट्विस्टेड कहाँ होगा? आप बोलेंगे सर कॉटन में हो सकता है, आपका चाइना रोज में हो सकता है। कॉटन हो गया, चाइना रोज हो गया, लेडी फिंगर हो गया जिसे हम लोग भिंडी बोलते हैं, लेडी फिंगर हो गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जिसे हम लोग बोलते हैं भिंडी। ठीक, चलिए मैचिंग यहां पर हमने करा दी है, आंसर खोज लेते हैं। ए वाला मैच किया सेकंड से, बी वाला मैच किया फर्स्ट से। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। सी फोर्थ, डी थर्ड, आपका आंसर बन जाएगा बी। आपका आंसर बन जाएगा भाई बी। सेवेंथ का आंसर बी। बहुत अच्छे, सबका आंसर बी आ रहा है भाई, बड़ी अच्छी बात है। महबूब आलम से लेके मीना दुबे तक सबका आंसर भी ही आया है। सबके कमेंट नहीं ले सकता, बट हाँ ये है कि सबका आंसर भी आ रहा है, और बड़ी अच्छी बात है भाई, सबका आंसर भी आ रहा है। अगला सवाल, यहां तक चीजें क्लियर हो गई ना? बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला, ऑल सक्सेशन इरिस्पेक्टिव टू हैबिटेट प्रोसीड। यहां बोल रहा है कि सभी सक्सेशन प्रोसीड टू विच टाइप ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। किस क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ बढ़ते हैं? आवास का बिना ध्यान किए सभी प्रकार के अनुक्रमण किस प्रकार के चरम समुदाय को बनाती है? आप बोलेंगे सर हम लोग सक्सेशन पढ़ते हैं हाइड्रार्च, मतलब हाइड्रिक कंडीशन होगी, हाइड्रार्च सक्सेशन, और एक होगा जीरार्च, एक होगा जीरार्च। अब हाइड्रार्च हो चाहे जीरार्च हो, ये जाएगा किसकी तरफ? ये फाइनली जाएगा मीसार्च की तरफ।
किसकी तरफ? आप बोलेंगे सर मीसार्च की तरफ। मीसार्च को ही हम बोल सकते हैं मैजिक कंडीशन। कैसा कंडीशन? ना ही हाइड्रार्च हो ना ही जीरार्च हो, तो इसे बोल देंगे मैजिक कंडीशन। और यही आपका क्या होगा? क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगा। यही आपका क्या होगा भाई? क्लाइमेक्स होगा। कोई भी सक्सेशन हो, क्लाइमेक्स उसका मीजार्च हो जाएगा या मैजिक कंडीशन होगा। तो आंसर आप लोगों का आ रहा है सर 8th का आंसर सी होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, 8th का आंसर होगा भाई बी। अरे भाई चाहे हाइड्रार्च हो, जो हाइड्रिक कंडीशन में है वो भी मीजार्च मैजिक कंडीशन में जाना चाहता है। न ही हाइड्रार्च हो न ही जीरार्च कंडीशन हो, और जीरार्च वाला भी एक मिडिल कंडीशन में जाना चाहता है, ना हाइड्रिक कंडीशन हो न ही जीरार्च कंडीशन हो, मैजिक कंडीशन या मीसार्च कंडीशन में जाना चाहता है। तो आंसर बी होगा। आंसर बी होगा भाई, सी नहीं होगा। आंसर होगा बी आपका। आंसर होगा मैजिक कंडीशन। न तो शुष्क में रहेगा न जलोद्भिद में रहेगा। आप खुद चाहो, आप खुद बताओ कि आप हाई टेम्परेचर में रहना चाहते हो कि लो टेम्परेचर में रहना चाहते हो? आप बोलेंगे सर ना तो हाई टेम्परेचर में रहना है ना ही लो टेम्परेचर में, हमें एक टॉलरेट रेंज चाहिए, एक मीडियम टेम्परेचर चाहिए। एक मीडियम टेम्परेचर में ही हम क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे। अगर -20 डिग्री हो जाए टेम्परेचर, ठंडी बहुत ज्यादा हो जाएगी। 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में सरवाइव करना चाहते हैं, पसंद करते हैं चीजों को। तो शायद चीजें यहां तक क्लियर हुई हों। मीडियम कंडीशन की ओर जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। आंसर बन जाएगा आपका बी। चीजें क्लियर हुई? बहुत अच्छी बात है भाई, डाउट नहीं रखना है बिल्कुल। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन बाय ए टेक्निक नोन एज। बताइए, डीएनए का सेपरेशन करना है, डीएनए फ्रेगमेंट का सेपरेशन डन बाय ए टेक्निक। किस तकनीकी से करते हैं? डीएनए के खंडों को एक तकनीक द्वारा पृथक किया जाता है। उस तकनीक को क्या कहा जाता है? बताइएगा भाई, उस तकनीक को क्या कहेंगे? उस तकनीक को क्या कहेंगे? उस तकनीक को क्या बोलेंगे भाई? डीएनए का सेपरेशन किस टेक्निक के थ्रू होगा? कौन सी टेक्निक के थ्रू होगा डीएनए का सेपरेशन? तो आप बोलेंगे सर आंसर यहां पर बनेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अरे भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू ही हम लोग डीएनए का सेपरेशन कराते हैं। ठीक है। साउदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए है? या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए होता है। यहां एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए होगा, यहां एम्प्लीफिकेशन होगा, डीएनए की कॉपी बनाई जाएगी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में आरडीएनए बनाया जाएगा, यहां पर रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। ठीक है। और यहां पर साउदर्न टेक्निक की बात करें तो याद रखिए स्नो ड्रॉप, यहां पर याद रखिए स्नो ड्रॉप, यहां पर ये याद रख लेंगे, चीजें क्लियर रहेंगी। साउदर्न टेक्निक किसके लिए होगा? आप बोलेंगे सर डीएनए के लिए, नॉर्थर्न आरएनए के लिए। ओ का मतलब यहां कुछ नहीं होगा, वेस्टर्न प्रोटीन के लिए। तो साउदर्न ब्लॉटिंग होती है डीएनए के लिए, बट सेपरेशन किसके थ्रू होगा? तो आप बोलेंगे सर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। एगारो जेल का यूज किया जाएगा, यूवी रेज का एक्सपोजर किया जाएगा, बट उसके पहले स्टेनिंग की जाएगी इथिडियम ब्रोमाइड के थ्रू। ठीक है। एगारो जेल जो होता है ये नेचुरल पॉलीसेकेराइड होता है, सीवीड से फाइंड करते हैं इसे। आंसर आपका बनेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आंसर आपका बनेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चीजें क्लियर हुई भाई? यहां तक चीजें क्लियर हुई? चलिए अगला सवाल। द फिनोमिनन बाय विच द अनडिवाइडिंग पैरेनकाइमा सेल, आपसे बोल रहा है कि अनडिवाइडिंग पैरेनकाइमा सेल स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। आपसे बोला भाई कि पादप ऊतक संवर्धन द्वारा विभाजित न होने वाली पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा कैसा है? ये विभाजित नहीं होगी, ऐसी कोशिका है समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होना प्रारंभ कर देती है। पैरेनकाइमा विभाजन शो करने लगी, डिवाइड होने लगी, इस घटना को कहा जाएगा। बताइएगा, सवाल आपके सामने है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, इसका जवाब दीजिए आप लोग। यहां पर 10 का आंसर सी आ रहा है, रीडिफरेंशिएशन। कुछ का बी आ रहा है, कुछ लोगों का सी, कुछ लोगों का बी आ रहा है। देखिए मैं यहां पर चीजों को क्लियर कर देता हूं। जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहला सेल होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल,
सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड सेल की बात हम लोग करेंगे, जैसे मेरिस्टेम होता है। सबसे पहले अभी परेशान मत होइए, चीजों को समझ लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएंगे। अनडिफरेंशिएटेड सेल में क्या होगा? डिवीजन एबिलिटी होगी। इसके पास डिवीजन एबिलिटी प्रेजेंट है, डिवीजन एबिलिटी पाई जा रही है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राम और शाम, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम। अब ये अनडिफरेंशिएटेड सेल जो होगी ये डिफरेंशिएशन शो करेगी और बनाएगी क्या? आप बोलेंगे सर ये बना लेगी डिफरेंशिएटेड सेल, ये बनाएगी डिफरेंशिएटेड सेल, और डिफरेंशिएटेड सेल में डिवीजन की एबिलिटी लॉस हो जाएगी। डिफरेंशिएटेड सेल में सर इसको ही बताया था, हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूं, आप वहां पर कंफ्यूज मत होइए। डिफरेंशिएटेड सेल में क्या होगा? यहां पर डिवीजन की एबिलिटी लॉस होगी, डिवीजन एबिलिटी लॉस कर जाएगा। ये यहां पर डिवीजन एबिलिटी क्या हुई? लॉस कर गई। ठीक, एग्जाम्पल क्या होगा? आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल हो जाएगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है भाई, यहां पर आप प्राइमरी फ्लोएम या प्राइमरी जाइलम भी लिख सकते हैं। ठीक, प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम भी आप लिख सकते हैं। यहां पर क्या हुआ कि डिफरेंशिएटेड सेल में ध्यान से देखिएगा, ये आपका मेरिस्टेम है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल था, इसमें डिवीजन की एबिलिटी थी, ये डिवाइड किया। एग्जाम्पल मैंने रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम लिख दिया है। अब डिवीजन होने के बाद ये बन गया डिफरेंशिएटेड सेल, और डिफरेंशिएटेड सेल का एग्जाम्पल पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम होगा। यहां पर डिवीजन की एबिलिटी गायब हो गई, अब एबिलिटी है नहीं। सवाल यहीं से शुरू हुआ है, बोला कि अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल, मतलब डिवीजन की एबिलिटी नहीं थी। पैरेन्काइमा सेल में अब डिवीजन हो रहा है, तो ये कौन सा प्रक्रिया क्या होगी? अब ये डिवाइड किया, अब ये भाई साहब डिवीजन में गए, ये भाई साहब चले गए डिवीजन में। अब यहां पर जो सेल बनेगी ये होगी डिफरेंशिएटेड सेल, सॉरी यहां पर जो सेल बनेगी वो होगी डी डिफरेंशिएटेड सेल। यहां पर जो सेल बनेगी इसे बोलेंगे डी डिफरेंशिएटेड सेल, ये डी डिफरेंशिएटेड सेल होगी। अब डी डिफरेंशिएटेड सेल में डिवीजन की एबिलिटी रीगेन कर लिया, यहां डिवीजन एबिलिटी वापस आ गई, यहां पर डिवीजन एबिलिटी रीगेन। अब डिवीजन की एबिलिटी यहां पर फिर से आ गई, फिर से डिवीजन की एबिलिटी यहां पर क्या हुई भाई? आ गई। एग्जाम्पल की बात करें तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगा, कॉर्क कैम्बियम होगा, एंड दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम। ठीक है भाई, अब ये डी डिफरेंशिएटेड सेल अब अगर चला जाए डिवीजन में, ये दोबारा डिवीजन में चला जाए तो यहां बन जाएगा आपका प्रॉपर परमानेंट टिश्यू, इसे बोल देंगे री डिफरेंशिएटेड सेल। अब इसे बोल देंगे री डिफरेंशिएटेड सेल, ये हो जाएगा री डिफरेंशिएटेड सेल। और री डिफरेंशिएटेड सेल में डिवीजन की एबिलिटी परमानेंट लॉस हो जाएगी, यहां डिवीजन एबिलिटी परमानेंट लॉस कर जाएगी। क्या होगी भाई? परमानेंट लॉस हो जाएगी। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूं तो चीजें शायद आपके समझ में बेहतर ढंग से आए, और छोटा थोड़ा सा कर देता हूं भाई, ये लीजिए, ये रहा। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब मेरिस्टेम है ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये तो मेरिस्टेम की बात की गई। अब मेरिस्टेम में डिवीजन हुआ तो क्या बना? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, और ये सिंपल परमानेंट टिश्यू ही तो है। अब यहां पर फिर डिवीजन की एबिलिटी लॉस थी, बट डिवाइड किया माइटोसिस के थ्रू लैब की कंडीशन में, तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसे सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे। इसमें डिवीजन हुआ तो यहां पर बनेगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, और यहां पर डिवीजन की एबिलिटी नहीं होगी, यहां पर डिवीजन की एबिलिटी नहीं होगी। सवाल आपका था अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल,
अगर यहां पर देखें पैरेनकाइमा में जब डिवीजन हुआ तो प्रोसेस क्या था, आप बोलेंगे सर डी डिफरेंशिएशन था। प्रोसेस कौन सा था, डी डिफरेंशिएशन था। तो यहां पर आंसर बनेगा क्या, आप बोलेंगे सर आंसर बन जाएगा डी डिफरेंशिएशन। आंसर बनेगा डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मेरिस्टेम में हुआ, पैरेनकाइमा में डी डिफरेंशिएशन हुआ, री डिफरेंशिएशन आपका कहां हुआ, आप बोलेंगे सर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम में हुआ। तो आंसर बनेगा क्या, हाँ ठीक ठीक, आंसर आपका बनेगा क्या, आप बोलेंगे सर आंसर बनेगा बी। आंसर बी ही बनेगा भाई, री डिफरेंशिएटेड सेल होगा। आप देखो ना यहां पर पैरेनकाइमा में कौन सी प्रोसेस हुई, डिवीजन की एबिलिटी नहीं थी। लैब कंडीशन में यहां सवाल में लिखा है डिवाइडिंग ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर, और प्लांट टिश्यू कल्चर लैब की कंडीशन होती है। अब लैब की कंडीशन में जब इसको डिवाइड कराया गया, मतलब कैलस बना के डिवाइड कराया गया, तो इस प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे, आंसर आपका बन जाएगा बी। आंसर आपका बनेगा बी। एक ही स्लाइड में हमने सारी चीजों को क्लियर कर दिया है, ठीक है भाई, आंसर बन जाएगा आपका बी। अगला सवाल, चलिए, 5C कंपाउंड, 5 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग टीसीए साइकिल। क्रेब्ज साइकिल में 5 कार्बन का कौन सा कंपाउंड बनेगा, इधर बताइए। क्रेब्ज साइकिल में 5 कार्बन का कंपाउंड कौन सा बनेगा, 5 कार्बन का कंपाउंड कौन सा बनेगा, बताइए। री नहीं डी, कौन क्या बोला भाई, हाँ तो ठीक तो है, डी डिफरेंशिएशन ही तो लिखा है, सही है भाई। क्या दिक्कत हो गई, बोलने में कुछ दिक्कत हुई क्या। चलिए यहां पर बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन को, सबका आंसर आ रहा है ए। देखो भाई मैं बता दे रहा हूं, यहां पर आपका जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है ये 5 कार्बन का होता है। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड आपका 6 कार्बन का होता है। सक्सिनिक एसिड आपका 4 कार्बन का होता है। फ्यूमेरिक एसिड 4 कार्बन का होता है। तो आंसर आपका बन जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये अकेला ऐसा कंपाउंड है जो 5 कार्बन का है। एक अकेला ऐसा कंपाउंड है जो 5 कार्बन का है। बफरिंग हो रही है क्या, बफरिंग नहीं हो रही थी भाई, हम खुद ही चाय पी रहे थे ना तो रुक गए थे, बफरिंग नहीं हो रही थी। 11 का आंसर बन जाएगा क्या, ए बनेगा। 5 कार्बन का आपका होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और यहीं से आगे चल के ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अनुराधा जी हंस रही हैं क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा था और फिर डिलीट कर दिया। चलिए भाई अगला सवाल, हाँ ए बताया है तो बिल्कुल सही है ना, जिन्होंने भी ए बताया है उनका आंसर करेक्ट है। अगला सवाल, व्हेन अ कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ 2 मॉलिक्यूल, कोई कैरियर प्रोटीन है जो फैसिलिटेट कर रहा है मूवमेंट ऑफ 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल का अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे। इसे तो बड़ा बढ़िया से बताना पड़ेगा भाई, ये तो मस्त सवाल है एकदम, बड़ा ही सुंदर सवाल है ये तो। आइए ये देखिए, आइए मूवमेंट समझते हैं। फिगर बनाने को मिल जाए तो हमको भी बढ़िया लगता है, मजा आ जाता है एकदम। मूवमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात की गई है। यहां पर 12 का ए आ रहा है सबका, यूनिपोर्ट। अरे भाई 2 मॉलिक्यूल जा रहा है सेम डायरेक्शन में, गलती नहीं करनी है, सवाल को पढ़ो। यहां पर देखो हमने दिखाया एक मॉलिक्यूल गया, यहां पर एक मॉलिक्यूल इधर गया, एक इधर अपोजिट डायरेक्शन में आया, और यहां पर 2 मॉलिक्यूल तो गए बट डायरेक्शन इनका कैसा है, आप बोलेंगे सर सेम डायरेक्शन है। इस कंडीशन को बोलेंगे क्या, ये कंडीशन यूनिपोर्ट होगी, ये कंडीशन यूनिपोर्ट होगी। यहां पर ये ए था, यहां पर ए है और ये बी है, 2 मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में है, इसे बोल देंगे एंटीपोर्ट, इसे बोलेंगे एंटीपोर्ट। यहां ए है, यहां ये बी है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसे बोलेंगे सिमपोर्ट। अरे भाई सिमपोर्ट बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे सिमपोर्ट। यहां पर लिखा है 2 मॉलिक्यूल
सेम डायरेक्शन, तो आपका आंसर बनेगा सिम्पोर्ट। आंसर हो जाएगा क्या आपका? आपका आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी भाई, आंसर हो जाएगा डी। सेम डायरेक्शन टू मॉलिक्यूल, सिम्पोर्ट होगा। सिंपल सा सवाल है, यूनिपोर्ट आंसर मत लगाओ। क्यों डांट खाना चाहते हो? यूनिपोर्ट आंसर नहीं होगा, फिगर बना के भी मैंने चीजों को यहां पर क्लियर कर दिया है। आंसर होगा आपका सिम्पोर्ट। अगला सवाल, द रेजिड्यूअल परसिस्टेंट पार्ट, आपसे बोल रहा है कि रेजिड्यूअल परसिस्टेंट पार्ट विच फार्म पेरिस्पर्म, जो कि पेरिस्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है इन द सीड, किसके सीड में? बीट के सीड में, जिसको बोलते हैं बीटा वुल्गैरिस, जिसको बोलते हैं बीटा वुल्गैरिस, जिसे बोलेंगे बीटा वुल्गैरिस। ध्यान से देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि बीट के बीजों में पाया जाने वाला अवशोषी चिरस्थायी जो परिभ्रूणपोष बनाता है वह क्या है? क्या है सर? आप हंस के डांटते हैं। हाँ तो ठीक है ना, हंस के डांटने में सही रहता है। यहां पर बताइए, आंसर बताइए 13 का आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे सर इसे बोलते हैं परसिस्टेंट न्यूसिलस। परसिस्टेंट न्यूसिलस को बोला जाता है, परसिस्टेंट न्यूसिलस को पेरिस्पर्म बोला जाता है। देखो परसिस्टेंट न्यूसिलस को बोलते हैं पेरिस्पर्म। और पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल आपका दो दिया गया है, एक दिया गया है ब्लैक पेपर, एक एग्जाम्पल दिया गया है ब्लैक पेपर और दूसरा दिया गया है बीट। तो आप बताइए परसिस्टेंट न्यूसिलस को बोला जा रहा है पेरिस्पर्म, तो परसिस्टेंट क्या है? आपका जवाब होगा सर न्यूसिलस। क्या होगा भाई? न्यूसिलस होगा। बहुत बढ़िया, 13 का आंसर सबका सी आ रहा है, जैसे कि उमा जी, अनुराधा जी, सोची जी, करुणा जी, मीना जी, जानकी राजपूत और महबूब आलम जी, पवन जी, आप सभी का आंसर क्या आया है भाई? सी आया है, न्यूसिलस। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया? फ्री लिविंग है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है और एरोबिक है। ध्यान देने वाली बात है, एरोबिक भी है और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग है। कंडीशन पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा? आंसर क्या होगा? हाँ, ब्लैक पेपर बीट। कंडीशन पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा? यहां आंसर होगा क्या भाई? आप बोलेंगे सर राइजोबियम और फ्रैंकिया, ये सॉइल में तो फ्री लिविंग होते हैं बट सिम्बियोटिक। फिर से गलत आंसर। यहां 14 का ए किसका आ रहा है? 14 का ए किसका आ रहा है? अरे नहीं, 14 का ए नहीं आएगा भाई। आपसे क्या बोला है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया बोला है, सिम्बियोटिक की बात नहीं किया है। अरे मेरे लाल, सिम्बियोटिक की बात नहीं कर रहा है, ये सॉइल में फ्री लिविंग होता है, ये फ्री लिविंग इन सॉइल, फ्री लिविंग इन सॉइल। बट होता कैसा है? सिम्बियोटिक होता है ये सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। फ्री लिविंग होगा बट सॉइल में। नाइट्रोजन फिक्सेशन कब करेगा? जब सिम्बियोसिस शो करेगा। तो अगर फ्री लिविंग लिख दिया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर ही नहीं पाएगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर ही नहीं पाएगा, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। एजेटोबैक्टर बेजरिंकिया, यही करेक्ट होगा। ये होता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशर, ठीक है, जो कि एरोबिक बैक्टीरिया होता है। अब उसके बाद एनाबिना और रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम क्या है? फ्री लिविंग है बट एनारोबिक है। रोडोस्पाइरिलम एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ये एनारोबिक कंडीशन यहां देखने को मिलेगी। एनाबिना क्या है? आप बोलेंगे सर ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस ये डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं, डिनाइट्रिफिकेशन कराते हैं। डिनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया होंगे, डिनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, डिनाइट्रिफिकेशन कराएंगे, डिनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया इनको बोला जाएगा। यहां पर राइजोबियम लेग्यूम की रूट के साथ क्या करता है? सिम्बियोसिस शो करता है। और फ्रैंकिया आपका एलनस के साथ करता है। फ्रैंकिया होता, ये इसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन होगा नॉन लेग्यूम के साथ, नॉन लेग्यूम के साथ, नॉन लेग्यूम के साथ। ये जरूर कंफ्यूजन कराता है, ठीक है। चलो आंसर बनेगा आपका बी, आंसर बी बनेगा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। यहां पर सिम्बियोटिक फ्री लिविंग होता है, बट फ्री लिविंग होगा तो सॉइल में होगा। फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर ही नहीं पाएगा राइजोबियम और फ्रैंकिया। जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई कि नहीं? माइंड को आज क्या हो गया है?
अरे कुछ नहीं हुआ है, सब बढ़िया है, परेशान नहीं होना है। अगला सवाल, नेक्स्ट मैचिंग का सवाल है, आइए कराते हैं और देखते हैं। मैचिंग का सवाल है, आइए मैच कराते हैं और देखते हैं। भाई आपसे बोला सेक्रेड ग्रोव्स पवित्र वन, जूलॉजिकल पार्क प्राणी उद्यान, नील पर्च, नाइल पर्च करके है, एक मछली होती है, ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन जंगल की बात कर रहा है। सामने दिया है एलियन स्पीसीज रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्सी टू कंजर्वेशन, खासी हिल ऑफ मेघालय। ऑप्शन बताइए। ये सर क्लियर, यस सर क्लियर। अगला यहां पर देखते हैं सेक्रेड ग्रुव का एग्जांपल, आप बोलेंगे सर खासी हिल ऑफ मेघालय। मेघालय की जो खासी हिल है ये पवित्र क्या होता है, पवित्र वन होता है, ठीक। जूलॉजिकल पार्क आप बोलेंगे सर इक्सी2 कंजर्वेशन है, ये तो इक्सी2 कंजर्वेशन है। नाइल पर्च क्या है, आप बोलेंगे सर एक्सोटिक स्पीसीज है, किसकी, फिश की, एलियन स्पीसीज है फिश की। अब यहां पर देखें अमेजन फॉरेस्ट क्या करता है, ये 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है पूरे अर्थ पर। पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करेगा, आपका आंसर होगा अमेजन रेन फॉरेस्ट, 20% के आसपास करता है। मैच करा के देख लेते हैं भाई, मैचिंग में क्या जवाब अपने को मिलता है। आप बोलेंगे सर ए वाला मैच किया फोर्थ से, बी वाला मैच किया थर्ड से। ए फोर्थ बी थर्ड, ए फोर्थ बी थर्ड, सी का क्या है भाई, सी का फर्स्ट है, डी का सेकंड है, सी फर्स्ट डी सेकंड, आपका आंसर बन जाएगा ए। आंसर आपका बन जाएगा ए। आंसर क्या बना, ए का फोर्थ बी का थर्ड, ए फोर्थ बी थर्ड, सी फर्स्ट डी सेकंड, सी फर्स्ट डी सेकंड। आंसर क्या बना, फर्स्ट बन गया, बहुत बढ़िया, आंसर आपका फर्स्ट बना। चीजें क्लियर हैं कि नहीं। चलो अगला सवाल फिर से आपके सामने है, मैचिंग का सवाल। आपसे बोल रहा है बैक्टीरियोफेज 5174, बैक्टीरियोफेज लेम्डा, इशरिचिया कोलाई, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। इधर लिखा है बेस पेयर लिखा गया है, न्यूक्लियोटाइड लिखा गया है, इसकी मैचिंग आपको करा के बतानी है। इसके लिए आपके पास मैंने कुछ टाइम दे दिया है 30 सेकेंड का, यू हैव 30 सेकेंड्स, आपको यहां पर इसकी मैचिंग करा के जवाब देना है। 30 सेकेंड बाद तो मैं इसे खुद ही मैच करा दूंगा। बताइए बैक्टीरियोफेज 5174 में कितने न्यूक्लियोटाइड कितने बेस पेयर होते हैं, बताना है आपको भाई। 16 नंबर क्वेश्चन। तो आप बोलेंगे सर यहां पर ए वाला मैच करेगा सेकेंड से, क्योंकि 5386 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है किसमें, बैक्टीरियोफेज 5174 में। 16 का सी आ रहा है कुछ लोगों का, बट हम लोग चेक करेंगे। लैम्डा बैक्टीरियोफेज ये बी वाला मैच करेगा फर्स्ट से, 48,502 बेस पेयर पाया जाता है। इस रिचिया कोलाई में कितना होगा, आप बोलेंगे सर 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर पाया जाएगा इस रिचिया कोलाई में। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए की बात करें तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होगा। अगर डिप्लॉइड कंटेंट होता तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर हो जाता। ठीक है, मैच करा लेते हैं हम लोग, मैच कराते हैं। यहाँ पे ए वाला मैच किया सेकंड से, बी वाला फर्स्ट से, ए का सेकंड बी का फर्स्ट, ए सेकंड बी फर्स्ट, और आपका सी का फोर्थ और डी का थर्ड। आंसर बन जाएगा सी, आंसर बन जाएगा सी भाई। आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा सी। 16 का आंसर बन जाएगा सी, 16 का आंसर बनेगा सी। हाँ, सी इज द राइट आंसर। 16 का आंसर सी बना। चीजें क्लियर है ना, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, एक बार आप लोग बताइए भाई, एक बार मैसेज करिए और चीजों को बताइए, चीजें यहां तक क्लियर हैं। कुछ डाटा आपको याद करना पड़ेगा और उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है और कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। भूल जाते हैं, नहीं भाई देखो, ये कुछ डाटा है जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक भी अप्लाई नहीं की जा सकती, क्योंकि यहां पर बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड में चीजें दी गई हैं। बेस पेयर बोला है तो इसका मतलब क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। न्यूक्लियोटाइड बोल दिया तो सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, द एंजाइम ए नीडेड, आपसे बोल रहा है एक एंजाइम है ए जिसकी जरूरत पड़ती है आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम प्लांट सेल। प्लांट सेल से जेनेटिक मटेरियल निकालने के लिए एंजाइम ए की जरूरत पड़ी, और एक एंजाइम है बी
जो आइसोलेट कराता है जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फंगस, तो ए और बी क्या होगा? चूज द करेक्ट पेयर ऑफ ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पादप कोशिका से आनुवंशिक पदार्थ को पृथक करने के लिए एंजाइम ए का काम करेंगे, यूज करेंगे। एक कवक से आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण करने के लिए एंजाइम बी का यूज कर रहे हैं। आवश्यकता है नीचे दिए गए विकल्पों में सही युग्म चुनिए। ए और बी क्या होगा बताइए? पादप से किसी प्लांट से जगह अगर जेनेटिक मटेरियल निकालना है तो आप यूज करेंगे सेल्यूलेज, क्योंकि सेलवाल बनी हुई होती है किसकी? सेलुलोज की। और अगर किसी फंगस से आपको जेनेटिक मटेरियल निकालना है तो आपका आंसर जाएगा सर काइटिनेज। तो हम चेक करते हैं, सेल्यूलेज ए में है, यहाँ प्रोटीएज है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। सेल्यूलेज ए हो गया, बी काइटिनेज। आप बोलेंगे सर बी सही आंसर मिल रहा है अपने को, बी वाला आपको सही आंसर मिल रहा है। किसका किसका बी आया है? 17 का ए नहीं होगा सूची जी, बी होगा। प्लांट सेल से निकालेंगे तो सेल्यूलेज के थ्रू, और अगर फंगस से निकालेंगे जेनेटिक मटेरियल तो फंगस की सेलवाल काइटिन की बनी हुई होती है, तो काइटिनेज का यूज करेंगे, तो काइटिनेज का यूज करेंगे। तो आंसर आपका बन जाएगा बी वाला, आंसर आपका बी वाला बनेगा। हाँ बिल्कुल, बी राइट आंसर होगा। बी क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा। अगला सवाल, पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। किसके लिए? एंटीबायोटिक्स के लिए। ड्यू टू चेंज इन देयर, रोगजनक बैक्टीरिया में प्रतिजीवियों के प्रति प्रतिरोध किसमें परिवर्तन के कारण आता है? बताइए भाई, यहां पर जवाब दीजिएगा, यहां पर जवाब दीजिए। सवाल मेरा आपके सामने है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आता है एंटीबायोटिक्स को लेकर, किसके कारण? किसके कारण आता है? 18 का बी आ रहा है, आंसर आ रहा है प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड ही करेक्ट आंसर है। आंसर प्लाज्मिड आ रहा है, प्लाज्मिड के कारण ही रेजिस्टेंसिबिलिटी आती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया में। सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, साधारण सा है। आप बोलेंगे सर कॉस्मिड, तो ये भी क्लोनिंग वेक्टर जैसा यूज होता है, ये क्लोनिंग वेक्टर जैसा हम लोग यूज करते हैं, प्लाज्मिड को भी क्लोनिंग वेक्टर जैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्लाज्मिड आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, 18 का आंसर सबका भी आया है, अच्छी बात है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन। मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काऊ रोजी, एक ट्रांसजेनिक काऊ है, गाय है जिसका नाम है रोजी, वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काऊ मिल्क बिकॉज इट कंटेन। ऐसा क्या प्रोड्यूस करती है जो कि नेचुरल काऊ से ज्यादा बैलेंस डाइट होता है ह्यूमन बेबीज के लिए? परजीवी रोजी गाय का दूध मनुष्य के बच्चों के लिए प्राकृतिक गाय के दूध की तुलना में अधिक संतुलित पोषक उत्पाद है क्योंकि इनमें होता है। जवाब दीजिए भाई, रोजी काऊ में ऐसा क्या होता है कि वो नेचुरल काऊ के मिल्क से ज्यादा बेहतर मिल्क उसका होता है? कुछ लोगों का जवाब आ रहा है ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्या है भाई? 19 का ए 19 का ए आ रहा है, जवाब दे लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। 19 का ए आ रहा है कुछ लोगों का जवाब। सब 19 का ए धड़ल ले पैर। पवन जी का आंसर 19 का बी है। देखो होता क्या है, ये नहीं होता भाई, वहां से प्रोड्यूस होता है ह्यूमन अल्फा लैक्टेल्बुमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्टेल्बुमिन होता है। ये क्या है? प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो है आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसका यूज हम लोग इम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं इम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए। इम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज किया जाता है। रोजी काऊ जो थी, इसे बनाया गया था 1997 में, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई जिसका नाम रखा गया रोजी। इसका मिल्क जो था न्यूट्रिशनली ज्यादा बैलेंस था नेचुरल काऊ के। रीजन क्या था? इसमें पाया जाता था ह्यूमन अल्फा लैक्टेल्बुमिन। ह्यूमन अल्फा लैक्टेल्बुमिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज इम्फाइसेमा को ट्रीट कराने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं करना है। तो आंसर आपका बनेगा बी, ठीक है, आंसर बनेगा बी। आंसर क्या बनेगा भाई? आप बोलेंगे सर आंसर बनेगा बी। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? हाँ बहुत बढ़िया। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ 1997 में बनी थी, नाम था रोजी। अगला सवाल 20 नंबर क्वेश्चन। इफ द पीएच इन लाइसोसोम, लाइसोसोम की बात कर रहा है,
पीएच इन लाइसोसोम इज इंक्रीज्ड, पीएच को बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाएंगे तो एल्काइलिन कंडीशन आएगी, कैसी? क्षारीय कंडीशन आ जाएगी, क्षारीय कंडीशन आएगी। व्हाट विल बी आउटकम, तो बाहर आउटकम क्या आएगा, रिजल्ट क्या होगा? यदि लयनकायों का पीएच बढ़ाकर क्षारीय कर दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा बताइए? हमको पता है, एक चीज हमको बहुत बढ़िया से पता है कि आपका लाइसोसोम में एसिडिक कंडीशन होती है, पीएच 5 होता है, पीएच 5 होता है, और इसमें एंजाइम भरे हुए होते हैं हाइड्रोलेजेस, मतलब वाटर की प्रेजेंस में काम करने वाले एंजाइम होते हैं। अब आपसे बोला कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम विल फंक्शन मोर इफिशिएंटली, अरे नहीं भाई, इसके लिए पीएच 5 चाहिए मोर इफिशिएंट काम करने के लिए। आपने एल्केलाइन कंडीशन दे दी है, मतलब पीएच 7 से ज्यादा चला गया है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव। बिल्कुल, हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि चाहिए 5 पीएच, पीएच दे रहे हैं कितना, 7 से ज्यादा, मोर देन 7 पीएच आपने प्रोवाइड कर दिया है, तो इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, आंसर बन जाएगा बी। लाइसोसोमल एंजाइम विल बी रिलीज्ड इनटू साइटोप्लाज्म, ये भी गलत है भाई, लाइसोसोमल एंजाइम विल बी मोर एक्टिव, ये भी गलत है। आंसर बनेगा कि यहां पर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा, लाइसोसोम का एंजाइम होगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि पीएच 7 से ज्यादा है, ये काम करता है पीएच 5 पर, हाईली एसिडिक कंडीशन पर वर्क करता है। चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं कि नहीं, चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं कि नहीं? चलिए, जवाब सबका बी आ रहा है, अनुराधा जी, सुचि जी, जानकी जी, मीना जी, उमा जी, सबका आंसर बी आ रहा है, महबूब आलम जी का आंसर बी आया है, पवन जी का आंसर बी आया है, तो बहुत अच्छी बात है, आंसर सबका बी आ रहा है। बट रीजन समझिएगा, पीएच 5 पर वर्क करता है, बट अगर 7 पीएच कर देंगे, 7 से ज्यादा कर देंगे तो चीजें यहां पर डैमेज होंगी, इनएक्टिवनेस आएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम में। अगला सवाल, चूज द इनकरेक्ट एंजाइमेटिक प्रोसेस, आपके सामने इनकरेक्ट एंजाइमेटिक प्रोसेस को चूज करना है, गलत एंजाइम अभिक्रिया को चुनिए। यहां पर 4 प्रोसेसेस लिखे गए हैं, कौन सा एंजाइमेटिक प्रोसेस इनकरेक्ट है, कौन सा प्रोसेस इनकरेक्ट है भाई, कौन सा प्रोसेस इनकरेक्ट है, जवाब दीजिए, कौन सा प्रोसेस इनकरेक्ट है, कौन सा प्रोसेस इनकरेक्ट है, जवाब दीजिएगा। आप बोलेंगे सर माल्टोज पर माल्टेज काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा भाई, माल्टोज को माल्टेज तोड़ेगा। यहां तक चीजें बढ़िया लग रही थी, सही लग रही थी, बट यहां ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन रहा है, ऐसा नहीं होगा सर, यहां पर ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज बनता है, मतलब ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जब माल्टोज टूटता है, तो यहां गैलेक्टोज लिखा है, तो यही इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट होगा। सुक्रोज टूटेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, बिल्कुल सही है, एंजाइम होगा सुक्रेज। लैक्टोज पर लैक्टेज काम करेगा और बनेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। डाईपेप्टाइडेज पर पेप्टाइड्स पर डाईपेप्टाइडेज काम करेगा और अमीनो एसिड बनाएगा। तो इनकरेक्ट कौन सा है, आप बोलेंगे सर ए वाला इनकरेक्ट है। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर गैलेक्टोज नहीं होता, यहां पर ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो ए ही इनकरेक्ट है, ए आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अगला सवाल हलवा सवाल था भाई, ये सब चीजें तो आप लोग निपटा देंगे चुटकी में। ठीक है भाई, चलिए, मैड काउ डिजीज इन कैटल, कैटल में मैड डिजीज मतलब पागल कर देता है कैटल को, ठीक है, मैड काउ डिजीज बोलते हैं। और एक होता है सीआर या क्रूज जैकब डिजीज इन ह्यूमन आर ड्यू टू इन्फेक्शन। आप किसके इन्फेक्शन से मैड काउ डिजीज होता है, मवेशियों में मैड काउ रोग और मनुष्य में सीआर जैकब डिजीज। रोग के संक्रमण किसके द्वारा होता है बताइएगा। सवाल यहां आपके सामने है, सवाल आपके सामने है भाई। 22 आप बोलेंगे सर मैड काउ डिजीज और सीआर जैकब डिजीज जो होता है ये होता है किसके कारण, प्रियॉन के कारण। किसके कारण भाई, प्रियॉन के कारण। ठीक है, वायरॉइड क्या काज करता है, आप बोलेंगे सर पीएसटीडी, और पीएसटीडी का फुल फॉर्म बताइएगा। वायरॉइड काज करता है पीएसटीडी, पीएसटीडी का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। पीएसटीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, यहां पर प्रियॉन हमने मान लिया, पीएसटीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, जवाब कमेंट बॉक्स में डालिए। पीएसटीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं डी, सबका सही है। जवाब मुझे चाहिए कि यहां पर
पीएसटीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? सिंपल सा सवाल बनेगा, पीएसटीडी का फुल फॉर्म क्या है बताइए? याद तो रहना चाहिए। वायरॉइड एक डिजीज काज करता है, नाम है पीएसटीडी। तो पीएसटीडी का फुल फॉर्म बताइए। किसी का जवाब अभी तक आया नहीं है। पीएसटीडी का फुल फॉर्म भाई, पीएसटीडी का फुल फॉर्म, वायरॉइड एक डिजीज काज करता है पोटैटो में, जिसे बोलते हैं पीएसटीडी। इसे बोलेंगे पोटैटो स्पिंडल। पोटैटो कैसा हो जाता है? स्पिंडल शेप का हो जाएगा। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। कौन सी डिजीज भाई? ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज्ड बाई वायरॉइड, इसको पीएसटीडी बोलते हैं। इसको पीएसटीडी बोलेंगे। बहुत बढ़िया, जानकी राजपूत जी का आंसर आया है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करता है वायरॉइड, इसको पीएसटीडी बोला जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इपिथीलियम इज प्रेजेंट इन द ब्रांकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब? बताइए, ब्रांकियोल और फैलोपियन ट्यूब में कौन सा इपिथीलियम होगा? कौन सा इपिथीलियम प्रेजेंट होगा ब्रांकियोल और फैलोपियन ट्यूब में? ब्रांकियोल और फैलोपियन ट्यूब में कौन सा एपिथेलियम होगा? सिंपल होगा, कॉलमनर होगा, सिलिएटेड होगा कि स्ट्रेटिफाइड होगा? आप बोलेंगे सर सिंपल एपिथेलियम होता है ब्लड वेसल की वाल में और लंग ऑफ एल्विलाई में। बताइए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहां पर होगा? यहां पर कुछ लोगों का सवाल आया, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। हाँ बहुत बढ़िया, प्रूशनर ने बताया था प्रियॉन के बारे में, अच्छी बात है। यहां पर ध्यान से बताइए सिंपल स्क्वेमस कहां पर होगा? आप बोलेंगे सर ब्लड वेसल्स में, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। कहां पर? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। और कहां पर? एल्विलाई में। एल्विलाई में, एल्विलाई में और ब्लड वेसल्स की वाल में सिंपल रहेगा। सिंपल कॉलमनर कहां होगा? आप बोलेंगे सर स्टमक की लाइनिंग हो गई और इंटेस्टाइन की लाइनिंग हो गई। स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होगा। और फैलोपियन ट्यूब में और आपका कहां पर? ब्रांकियोल में क्या होगा? बोलेंगे सर सिलिएटेड एपिथेलियम। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आपको स्किन में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? स्किन में देखने को मिलेगा। तो आंसर आपका बनेगा सी वाला, सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है भाई, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस कहां पर होगा? आप बोलेंगे सर वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एल्विलाई। यहां पर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम स्टमक की लाइनिंग और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। चीजें क्लियर हो रही हैं? चीजें क्लियर हैं कि नहीं? अगला सवाल 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर सवाल भाई, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 24 नंबर सवाल, ग्लोमेरुलस पोडोसाइट सिंपल स्क्वेमस। जी भाई बिल्कुल। 24 नंबर सवाल देखिए, जवाब दीजिए आप लोग। वेस्टर्न घाट हैव लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, जो कि कहीं और नहीं पाए जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू नोटिफाई सच स्पीसीज? पश्चिमी घाटों में ऐसे बहुत तरह के पौधे और जंतु की स्पीसीज है जो कहीं और नहीं पाई जाती, जो कहीं और नहीं पाई जाती। ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाई जाए, कहीं और ना पाई जाए, ऐसी स्पीसीज को बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे सर इसे बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज। इसे बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज, जो कि एक पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पाई जाए। एक पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पाई जाए तो इस स्पीसीज को बोलेंगे इंडेमिक स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है? ये इकोसिस्टम इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है। सारी स्पीसीज को क्या करेगा? ये इसका होना सभी स्पीसीज को अफेक्टेड भी करता है, प्रभावित भी करता है, ये सबको मेंटेन करके भी रखता है। बट इंडेमिक स्पीसीज एक पार्टिकुलर एरिया में होगी और कहीं नहीं पाई जाएगी। तो आंसर आपका बनेगा सी। आंसर आपका बन जाएगा सी। कीस्टोन नहीं होगा भाई, आंसर आपका होगा सी, इंडेमिक स्पीसीज होगा। कहीं और ना पाई जाए, जो कहीं और ना पाई जाए भाई। इंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? ये पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पाई जाती है। ये पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पाई जाएगी। पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पाई जाएगी मतलब सिर्फ वेस्टर्न घाट के रीजन में ही पाई जाएगी। ठीक है भाई, तो यहां पर आंसर आपका बनेगा सी। आपको बी पर नहीं जाना है, बी आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कीस्टोन स्पीसीज नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल,
गाउट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच लीड टू, आपसे बोल रहा है कि गठिया जो होता है एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें हम लोग देखने को मतलब हम लोग को देखने को क्या मिलेगा, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट होता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल गठिया है तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट होगा ही होगा। टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, इसमें एक्युमुलेशन किसका होगा, तो बिल्कुल यूरिक एसिड का क्रिस्टल क्या होता है, एक्युमुलेट होता है। आपके ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड का क्रिस्टल एक्युमुलेट होगा। वीकनिंग ऑफ बोन ड्यू टू डिक्रीज बोन मास, यहां पर बोन फ्रेजाइल हो जा रही है, कमजोर हो जा रही है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, अगर बोन फ्रेजाइल हो जाए या कमजोर हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर इसे बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, इसे बोल देंगे ऑस्टियोपोरोसिस। और ये जनरली देखने को मिलती है कब, ये एज्ड पर्सन में देखने को मिलती है, जब उम्र ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, उस कंडीशन में आपको बोन मास कम होता दिखेगा। तो यहां पर आंसर तो आपका बनेगा ए वाला, क्योंकि एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड हो रहा है बिल्कुल। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू कार्टिलेज डिजेनरेशन, ये भी नहीं होगा, तो बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। वीकनिंग ऑफ बोन ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल, ये भी नहीं है। आंसर क्या होगा 25 का, आंसर आपका होगा ए। आप बोलेंगे सर ए ही करेक्ट आंसर होगा। आंसर हिंदी में सही लिखा है आंसर, कोरोना क्या हो गया भाई, कहां हिंदी क्या गलत, सही है सही है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाई सीएनजी इज कंसिडर्ड बेटर फ्यूल देन डीजल। हम लोग सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को एक बेटर फ्यूल मानते हैं, एक बेटर फ्यूल मानते हैं डीजल की अपेक्षा। सीएनजी को डीजल के से अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है, 4-5 ऑप्शंस दिए गए हैं, आइए समझते हैं। सीएनजी को बेटर फ्यूल मानने का कारण क्या है, ऐसा क्या है कि सीएनजी इज मच बेटर फ्यूल देन डीजल, डीजल से बेहतर सीएनजी क्यों है भाई, जवाब दीजिएगा। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस ओल्ड पर्सन में देखने को मिलता है, जैसे अभी हम हैं आप हैं, तो हम लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस जनरली नहीं देखने को मिलेगा। अभी हम लोग क्या हैं, यंग हैं, तो यंग पर्सन में जनरली ऑस्टियोपोरोसिस नहीं दिखता है। हम लोग एकदम हट्टे कट्टे हैं, मजबूत है अभी अंदर से, ठीक है ना, कैल्शियम लेवल भी अच्छा खासा है। बट जैसे ही 45 प्लस होंगे हम लोग, तो हम लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। हार्मोनल इंबैलेंस होगा, चीजें गड़बड़ होंगी और फिर गड़बड़ होंगी तो गड़बड़ होती रहेंगी। आइए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन भाई। तो 26 नंबर क्वेश्चन की बात है, इट कैन बी कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड, अडल्टरेटेड। हाँ, इसमें हम लोग मिश्रण नहीं कर सकते, सीएनजी में मिलावट नहीं हो सकती, डीजल में मिलावट हो सकती है, तो ये तो सही है बिल्कुल। सीएनजी इस कारण से बेटर फ्यूल है क्योंकि सीएनजी में मिलावट नहीं हो सकती। इट टेक लेस टाइम टू फिल द फ्यूल टैंक, ये नहीं होगा भाई, टाइम से कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। इफिशियंट बोल रहा है, बेटर फ्यूल बोल रहा है। इट बर्न मोर इफिशियंटली, ये ज्यादा इफिशियंटली बर्न करता है, ठीक है। यहां पर बोल रहा है इट इज चीपर, बिल्कुल ये सस्ता पड़ता है डीजल से। सीएनजी का जो मूल्य होता है वो डीजल की अपेक्षा कम होता है, तो बेटर फ्यूल होगा। और इस इज लेस इनफ्लेमेबल, नहीं भाई, हाई इनफ्लेमेबल होता है, लेस इनफ्लेमेबल नहीं होता, हाई इनफ्लेमेबल होगा। ई भी इनकरेक्ट है, हाई इनफ्लेमेबल होगा, लेस नहीं होगा। यह कम ज्वलनशील नहीं, ज्यादा ज्वलनशील होता है भाई, ज्यादा ज्वलनशील होगा, ठीक है। तो आंसर बनेगा आपका ए वाला, सी वाला और डी वाला। आंसर करेक्ट कौन सा है, आप बोलेंगे सर ए, सी और डी, तो अगर यहां पर हम लोग चेक करें तो आंसर हो जाएगा बी वाला, ए सी डी। देखते हैं किसका क्या आंसर आया है, 26 का बी। कुछ लोगों का डी आया है, कुछ लोगों का बी आया है। अरे भाई आंसर होगा ए सी डी, बी वाला करेक्ट होगा। टाइम से कोई मैटर नहीं है, टाइम कुछ मतलब नहीं रखता, इफिशियंसी टाइम के बेसिस पर नहीं है भाई। फ्यूल टैंक में 5 मिनट में भरा जाए या 2 मिनट में, उससे इफिशियंसी बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो टाइम तो डजंट मैटर। अब बात करते हैं इन्फ्लामेबल की, तो ये कम ज्वलनशील नहीं होता, ज्यादा ज्वलनशील होता है, ठीक है भाई, ज्यादा होता है। तो करेक्ट कौन सा होगा, ए, सी और डी होगा, ए, सी और डी होगा, बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चीजें करेक्ट हैं। चलिए अगला सवाल 27 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के उस रीजन की बात करिए विच हैज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जिसके पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, दैट अल्टर, जो अल्टर कर सकता है रिस्पिरेटरी रेट को बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, जो कि
इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम करा देता है, रिड्यूस करा देता है। ठीक है, मनुष्य मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जिसमें न्यूमोटैक्सिक केंद्र होता है, जो अंतः श्वसन की समयावधि को कम कर श्वसन दर में बदलाव करता है। 27 का आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे सर पोन्स वेरोलाई, इसका नाम है पोन्स वेरोली या वेरोलाई। ठीक है, यहीं पर एपनिस्टिक सेंटर होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। एपनिस्टिक और न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। मेडुला क्या करेगा? इसके पास रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके पास रिस्पिरेटरी क्या है? सेंटर है, वोमिटिंग सेंटर है, कार्डियक सेंटर है। थैलमस क्या करेगा? इसको रिले स्टेशन आप बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? रिले स्टेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? रिले स्टेशन बोलेंगे। सेरिब्रम क्या करता है? ये क्या है? फोर ब्रेन का पार्ट होता है। जजमेंट, थिंकिंग, ढेर सारे फंक्शन सेरिब्रम के होते हैं। ठीक है, तो आंसर की बात करें तो आंसर आपका बनेगा बी। आंसर आपका बन जाएगा बी। हाँ, पूरा नाम है पोन्स वेरोलाई। बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट? किस एनिमल में त्रिकपाटी त्रिकोष्ठीय हार्ट देखने को मिलता है, हृदय देखने को मिलता है? निम्न में से किस प्राणी में त्रिप्रकोष्ठीय हृदय होता है? किसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा? स्कालियोडॉन, हिपोकैम्पस, कीलोन, टेरोपस। जवाब दीजिए भाई, क्या होगा? सर 27 समझा दीजिए। पोन्स कहां होता है? ये हाइंड ब्रेन का पार्ट देखो आप। पोन्स जो होता है, देखो हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, फोर ब्रेन पढ़ते हैं, मिड ब्रेन पढ़ते हैं, और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का पार्ट आपका हो जाएगा सेरिब्रम। क्या होगा? सेरिब्रम हो जाएगा। यहीं पर आपका क्या हो जाएगा? थैलेमस हो जाएगा। यहीं पर थैलेमस हो जाएगा। यहीं पर आपको हाइपोथैलेमस भी देखने को मिल जाएगा। हाइपोथैलेमस भी देखने को मिलेगा। अब अगर मिड ब्रेन की बात कर लें तो यहां पर आपको कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना देखने को मिलेगा। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना देखने को मिलेगा। क्वाड्रिजेमाइना देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग हाइंड ब्रेन की बात कर लें, हाइंड ब्रेन की अगर बात करें तो इसमें आपको मेडुला देखने को मिलेगा। मेडुला हो जाएगा, पोन्स हो जाएगा, और यहां पर सेरिबेलम होगा। सेरिबेलम होगा। ठीक है भाई, तो पोन्स किसका पार्ट होता है? हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है ना, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। चलिए अगला सवाल यहां पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। स्कालियोडॉन की बात करें, आप बोलेंगे सर कार्टिलेजिनस फिश है। कौन सी फिश है? कार्टिलेजिनस फिश है। तो कितने चैम्बर हार्ट होंगे? 2 चैम्बर देखने को मिलेगा। हिपोकैम्पस बोनी फिश है। ये आपका क्या है? बोनी फिश है। तो यहां पर भी 2 चैम्बर का हार्ट होगा। टेरोपस को बोलते हैं बैट, इसको बोलते हैं बैट। यहां पर 4 चैम्बर हार्ट होगा। बैट क्या होता है? मैमल्स होता है, तो 4 चैम्बर का हार्ट होगा। कीलोन क्या है? ये रेप्टाइल्स होता है, इसको बोलते हैं टर्टल। ये रेप्टाइल्स है जिसे बोलते हैं टर्टल। कीलोन को ही टर्टल बोलते हैं। और यहीं पर रेप्टाइल्स में क्या होता है? रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स में ही 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। कीलोन को बोलते हैं क्या भाई? टर्टल, कछुआ। टर्टल बोलेंगे, टार्टवाइज नहीं होगा। टार्टवाइज नहीं होगा, टर्टल बोलेंगे। कीलोन को टर्टल बोलते हैं। देखो टर्टल, टार्पाइज और कैरापेस, ये तीनों चीजें हम लोग पढ़ते हैं, बट यहां पर टर्टल इसे बोलते हैं। परेशान नहीं होना है। अगला सवाल, इसे कराइए मैच भाई, इसको मैच कराइए, इसे मैच कराइए। हम लोग देखते हैं यहां पर मैचिंग। मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, रेटिना, अफाई, स्पाइनल नर्व। कहां पर कैसा न्यूरॉन देखने को मिलेगा? कहां पर कैसा न्यूरॉन देखने को मिलेगा? बताइए। मल्टीपोलर न्यूरॉन कहां पर देखने को मिलेगा? आप बोलेंगे सर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन होगा। बाईपोलर न्यूरॉन आप बोलेंगे सर रेटिना अफाई में देखने को मिलेगा। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आप बोलेंगे सर माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपका देखने को मिलता है स्पाइनल नर्व में, तो सी वाला मैच कर जाएगा 4th से। और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है। हाँ, टेस्टिडो हो जाएगा, टार्टाइजिस टेस्टिडो। चलो भाई, महबूब आलम का अलग ही जवाब चल रहा है। चलिए यहां पर मैच करा के देखते हैं। ए वाला मैच किया किससे? सेकंड से। बी वाला थर्ड से। ए का सेकंड, बी का थर्ड। सी वाला फोर्थ से, डी वाला फर्स्ट से। सी फोर्थ, डी फर्स्ट। आंसर मिल रहा है आपको क्या? आंसर आपको मिल रहा है बी वाला। आंसर मिल रहा है बी वाला। आंसर क्या मिला भाई? बी वाला। 29 का आंसर बी। रेटिना में भी मल्टीपोलर होता है? अरे नहीं भाई, रेटिना फाई में बाईपोलर होता है, मल्टीपोलर नहीं होगा। रेटिना फाई में बाईपोलर होगा, मल्टीपोलर नहीं होगा। यहां पर ऑप्शंस ऐसे बनाए गए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको कहीं कहीं पर, यहां पर देखिए, जैसे अगर हम डी वाले को देखें तो यहां भी सेकंड दिख रहा है, यहां भी सेकंड दिख रहा है, तो आप परेशान मत होइए, आपको बी पर जाना है। एक ही चीज के दो जवाब हो सकते हैं, बट इस कंडीशन में सेट सिर्फ बी हो रहा है। रेटिना में मल्टीपोलर न्यूरॉन नहीं होगा, बाईपोलर होगा भाई। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर सवाल, जवाब दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन भाई, हाँ 30 नंबर क्वेश्चन, इधर ध्यान से देखिए। आपसे बोला सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, बैरियर्स की बात कर रहा है। इधर एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, इधर एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, मैच करा के देखिए। सेलुलर बैरियर कहां देखने को मिलेगा? आप बोलेंगे सर सेल तो यहां पर न्यूट्रोफिल ही दिख रहा है हमको, ब्लड सेल दिख रहा है न्यूट्रोफिल, तो हमने सेलुलर बैरियर को मैच करा दिया न्यूट्रोफिल से। साइटोकाइन बैरियर के बारे में कल समझा था, इसका एग्जाम्पल होगा इंटरफेरॉन, एग्जाम्पल होगा इंटरफेरॉन। फिजिकल बैरियर में क्या होगा? आप बोलेंगे सर म्यूकस हो सकता है और स्किन हो सकता है, यहां पर हम स्किन भी लिख सकते हैं। ठीक, और अगर हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो HCl इन गैस्ट्रिक जूस। तो यहां पर मैच अगर हम कराएंगे तो आप बोलेंगे सर मैचिंग के हिसाब से तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का फोर्थ। आंसर बन रहा है डी वाला। आंसर बन रहा है सर डी वाला। आंसर क्या बना? डी वाला। 30 का आंसर सबका डी आया है भाई, जैसे कि महबूब आलम जी, अनुराधा जी, उमा जी, सुचि जी, सबका आंसर डी आ रहा है, सबका आंसर डी आया है, बिल्कुल डी ही करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, तो आज का अंतिम सवाल, लास्ट क्वेश्चन। इफ एडेनिन एंड साइटोसिन मेक्स 30% एंड 20% ऑफ डीएनए रिस्पेक्टिवली। कैसे भाई? क्रमशः एडेनिन 20% है, साइटोकाइनिन कितना, साइटोसिन आपका कितना है? साइटोसिन आपका 20% है, एडेनिन 30 है, साइटोसिन 20 है। व्हाट विल बी द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, यहां बोल रहा है आपसे थाइमिन और गुआनिन, थाइमिन और गुआनिन का परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। बेसिकली एडेनिन आपका दिया गया है कितना? आप बोलेंगे सर 30% है, और आपका साइटोसिन दिया गया है 20%। कितना भाई? 20%। और आपसे पूछा क्या है? ये तो गिवन है, आपसे पूछा है थाइमिन और गुआनिन के बारे में, इनका परसेंटेज आपको बताना है, इसका परसेंटेज आपको बताना है। जवाब दीजिए आप लोग भाई, जवाब दीजिए। 31 का ए, सुचि जी ए बोल रही हैं, कोई बी बोल रहा है भाई। चलिए देखो, ये देखिए भाई, हम करते क्या हैं, जब भी हम लोग को पता है कि एडेनिन बाइंड करता है किसके साथ? साइटोसिन के साथ, 2 हाइड्रोजन बाइंड के थ्रू। अब समझ लीजिए यहां पर, और गुआनिन बाइंड करता है, सॉरी एडेनिन बाइंड करता है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बाइंड के थ्रू, और साइटोसिन बाइंड करता है गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बाइंड के थ्रू। तो पेयरिंग जब भी हो रही है, बाइंडिंग हो रही है, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में, तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ही गुआनिन होगा। ठीक, जितना साइटोसिन उतना गुआनिन। एडेनिन कितना? 30%। इसका मतलब यहां पर थाइमिन भी कितना होगा? 30% होगा। जितना साइटोसिन 20% साइटोसिन, तो यहां पर 20% आपका गुआनिन हो जाएगा, 20% ही गुआनिन होगा। तो आंसर अगर हम लोग ढूंढे यहां पर, तो आपको थाइमिन को देखना है 30 और गुआनिन को देखना है कितना? आपको 20। यहां पर ढूंढ लेते हैं, थाइमिन 20, ए वाला इनकरेक्ट हो गया,
ए वाला आपका इनकरेक्ट हो गया। थायमीन 30, गुआनिन 20। आंसर बन जाएगा आपका बी वाला। आंसर क्या बनेगा भाई? बी वाला। आंसर बनेगा बी वाला। आंसर बनेगा बी वाला। आंसर बी होगा सर भाई, बिल्कुल आंसर आपका बनेगा बी वाला, ATGC। हाँ आप बताओ, जिस डीएनए में AT का कंडीशन ज्यादा हो, एडेनिन और थायमिन ज्यादा दिख रहा है 60%, दोनों मिला के 60% है, इसका मतलब AT रिच डीएनए है कि नहीं? कैसा डीएनए होगा? आप बोलेंगे सर AT रिच डीएनए होगा। उसके पहले आप लोगों के लिए विशेष जानकारी, जाना किसी को नहीं है, सुन के जाना है, ठीक है ना। देखिए टोटल 3 बैच अभी हमारे चल रहे हैं। जैसे पहला है आपका MP टेट वर्ग 2 के लिए। किसके लिए? वर्ग 2 मेंस के लिए। साइंस का न्यू बैच चल रहा है, ठीक है। किसका बैच है भाई? साइंस का न्यू बैच हमारा चल रहा है। सेकंड आपका है BPSC TRE 4.0 के लिए। TRE 4.0 के लिए साइंस का न्यू बैच चल रहा है, जो कि 9-10th वर्ग वालों के लिए है। और आपका NVS TGT थर्ड आपका है NVS TGT 2024, ये भी साइंस का। ये टोटल 3 बैच हमारे चल रहे हैं। जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है वो 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ना भाई? थैंक यू सो मच सर, रिस्पेक्ट। चलिए अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए, ये तो रहा बैच से रिलेटेड जानकारी, और धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर देंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है भाई, वो लाइक को वीडियो को क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे। तो ठीक है ना, तो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में एक नए सेशन के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप लोग एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए और गलतियां कम करिए। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में इम्प्रूवमेंट लाइए। गलतियां होती हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। गलतियां थोड़ा कम करिए, मेहनत करिए जिससे चीज़ें बढ़िया रहें। तो गलती नहीं करनी है अभी अपने को, ठीक है ना। चीज़ों को बढ़िया से तैयार करिए, NCERT पढ़िए, रेफरेंस बुक पढ़िए, जो भी आपका सिलेबस है अच्छे से पढ़िए, बट पढ़िए। चलिए भाई, धन्यवाद।